नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मेरे दफ्तर में एक भारतीय जनता पार्टी के 5 ब्रांड नेता मेरे साथ में मौजूद हैं। सुनील भराला जी नाम है, श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अपने कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर पूरे देश की मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों में मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इनके यहाँ का गुड़ बड़ा मशहूर है, भैया ने पिछले हफ्ते भिजवाया था गुड़। हालांकि राजनीतिक तौर पर मैं इनका काफ़ी विरोध करता रहता हूँ, उनसे तीखी तीखी बातें भी करता रहता हूँ। लेकिन अच्छा राजनेता वो है कि जो आलोचना को भी सुने, सहे, उसका जवाब दे। तो एक भाई जैसे रिश्ते और एक राजनेता के रिश्ते के बीच में मेरा और सुनील भराला जी का सामंजस्य है। आज जब मेरे दफ्तर में आए तो मैंने सोचा कि मैं क्यों मौका छोड़ूं इतने 5 ब्रांड नेताओं से बातचीत करने का। तो हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के 5 ब्रांड नेता, श्रमिक कल्याण बोर्ड के परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला जी से। सुनील भराला जी, बहुत बहुत बधाई, आप सरकार में राज मंत्री हैं, लेकिन आप इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी कैसे कर लेते हैं? आपका हर बयान नेशनल मीडिया में सुर्खी बनता है, क्या चक्कर क्या है इसके पीछे? मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई कंट्रोवर्सी की नहीं और कंट्रोवर्सी मैं कभी करता नहीं। मैं संगठन करने वाला कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा, और पार्टी के काम को बताए के कार्यों करता हूँ। लेकिन ये बात जरूर है, कोई बात अगर आती है और उसमें मुझे सच दिखाई देता है तो मैं जरा सा भी चूकता नहीं उस बात से। मैं सच कहने की हिम्मत रखता हूँ। भराला जी, आपकी चौथी पीढ़ी है संघ में काम करते हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपका परिवार चौथी पीढ़ी है। पिताजी आपके जनसंघ में 1974 में चुनाव लड़े, आपका पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है। सरकार आपकी है, 4 साल लगभग पूरे हो गए। कहीं पीड़ा हो रही है कि जैसा चाह रहे हैं वैसी सरकार नहीं चल पा रही है? नहीं, हमारी सरकार वास्तव में ऐसी सरकार चल रही है कि जिस प्रकार से सरकार को चलना चाहिए और जो जनता के काम पर और जनता की आशाओं पर खरा उतरना चाहिए। हमारी सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है और सरकार बहुत अच्छी चल रही है। सरकार का काम जनता के बीच में जा रहा है, हम उसको लगातार क्रियान्वयन करने में लगे हुए हैं। खुद हमारा जो श्रम कल्याण परिषद है, 1965 से लेकर के श्रम कल्याण परिषद की पहचान 55 साल बाद मिली है। ये खुद अपर मुख्य सचिव हमारे श्री सुरेश चंद्रा जी ने कहा, मंच से कहा कि श्रम कल्याण परिषद को 55 साल बाद एक बड़ी पहचान मिली और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं नीचे जाने लगी। कुछ ऐसा प्रतीत आपको नहीं होता कि बहुत हवा हवाई है मामला? मीडिया में बड़ी बढ़िया विज्ञापन देके बातें तो कर लेते हैं, जमीनी हकीकत में योजनाएं बड़ी अलग जुदा है। कोविड की बात कर रहा हूँ, कल ही खबर छपी है बरेली में फर्जी सैंपलिंग पे कोविड के टेस्ट पूरे हो रहे हैं। कोरोना किट के घोटाला पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खी बन चुका। आपका जो थर्मामीटर, जो पॉक्सीमीटर, जो पीपी किट जो थी वो 10-10 गुने रेट पे खरीदी गई। नौकरशाही क्यों हावी हो गई आपकी सरकार पे कि आपकी योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं? देखिए, जहाँ उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के चलते जो ऐसी शिकायतें आ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और हाँ, ये अपवाद है अधिकारियों के द्वारा कुछ इस षड्यंत्रकारी जो अफसर हैं वो उनको छोड़ करके बाकी सरकार का जो कामकाज है वो बहुत सराहनीय है। आप लगातार देखिए, जब घोटाले आया तब एक स्टेटमेंट आता है एसआईटी जांच, फिर एसआईटी जांच। वो एसआईटी जांच बनती है, कब उसकी रिपोर्ट आती है, कार्रवाई होती है, निचले स्तर तक होती है। आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ कोविड का, तो भ्रष्टाचार की जड़ें ऊपर से नीचे तक क्यों नहीं खत्म हो रही? पहले डंडे तो ऊपर वाले, किसकी हिम्मत पड़ गई जो पीपी किट 5 गुना रेट पे खरीद रहा है? ये बात आप क्यों नहीं उठाई आपने कभी मंच पे? नहीं, हमने इस बात का भी पत्र अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा है। कोविड के काल में जब लॉकडाउन चल रहा था तो ये कुछ समस्याएं आई थी, उस पर मेरठ में हम खुद स्वयं हमारे संज्ञान में आया था विषय। हमने उसके संदर्भ में भी पत्र लिखा था और उस पर कार्रवाई भी करी। हमारे मुख्यमंत्री किसी को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वो जब कार्रवाई करते हैं जब पूरी तरीके से संतुष्ट हो। पूरे में चर्चा है कि इतना कमजोर पंचम तल कभी नहीं रहा। नौकरशाहों ने मुख्यमंत्री को चारों तरफ से जकड़ लिया है। नौकरशाह अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी पार्टी के निचले स्तर तक के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नौकरशाही का जो जलजला इस सरकार में दिख रहा है वो पिछले 20 सालों में कभी नहीं दिखा। तो आपकी पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी थी उसमें नौकरशाह हावी हो गए, कार्यकर्ता अपेक्षित है। तो ये बात आप फोरम पे नहीं कह पा रहे आप लोग? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ बिल्कुल, और उसको दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने अभी गत दिनों आदेश किया है और उन्होंने कहा है कि सारे कलेक्टर और एसपी
अपने सीओजी नंबर खुद स्वयं उठाए और पीड़ित की तत्काल उस समस्या का निस्तारण करें। वो आदेश है और उस आदेश का क्रियान्वयन भी होने लगा है। भराला जी, तो भराला मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के बहुत गंभीर है। भराला जी, मुख्यमंत्री को ये आदेश 7वीं बार करना पड़ा है। प्रदेश का चीफ मिनिस्टर 7वीं बार आदेश कर रहा है कि डीएम और एसपी अपने फोन खुद उठाएं। इसका मतलब कि लगातार चेक टेस्ट में फेल हो रहे हैं, डीएम एसपी फोन नहीं उठा रहे। तो कारण क्या है कि मुख्यमंत्री की बात जिले के अफसर नहीं सुन रहे हैं? कुछ तो नौकरशाही में ऐसा दबाव है कि वो जो मुख्यमंत्री को प्रेशर में ले रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है कि हमारे ऐसे शेर और बहादुर मुख्यमंत्री को कोई दबाव में ले ले, उनकी हिम्मत नहीं है ऐसे। लेकिन ये निश्चित रूप से बात है, कहीं ना कहीं चीज़ों को अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी की पहली बार मैंने देखा है कि उन्होंने निर्देश किया अधिकारियों को, और वो पहली बार मैंने उसको जाना कि सीओजी और ये जो कलेक्टर और एसपी उन सब फोनों को अपने आप शीघ्र उठाएं और उसका निस्तारण भी करें उनकी पीड़ित की। ये पहली बार आदेश है, 5-4 बार पहले कब आदेश हुआ ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा भराला जी, अगर आप मुख्यमंत्री को के संज्ञान में ये बात लाते हैं और आप किसी सीओजी को फ़ोन करते हैं, किसी अधिकारी के सीओजी पे 2 बार 3 बार करते हैं और नए नंबर से करते हैं और वो फ़ोन नहीं उठता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कब तक होनी चाहिए? उसका मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संज्ञान लेंगे और उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। दिन नहीं होगी, तत्काल होगी। वो टेस्टिंग भी करेंगे, रेमेंडम भी करेंगे उस पर। भराला जी, आपकी सरकार इकलौती सरकार है जिसमें आईपीएस फरार है। मतलब आईपीएस जिले में वसूली कर रहा है, गुंडों की तरह वसूली कर रहा था। डीएम शामिल था उसमें। मणिलाल पाटीदार में 25,000 का इनाम घोषित है। 1-2 महीने हो गए, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। आजाद भारत के इतिहास में ये पहली सरकार है जिसका एसपी खुलेआम गुंडों की तरह वसूली कर रहा था, जिले में डीएम वसूली कर रहा था। तो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क कहाँ था? अगर एक व्यापारी गोली मार के आत्महत्या कर ले रहा है क्योंकि एसपी गुंडा टैक्स मांग रहा था, वो एसपी 2 महीने तक गिरफ्तार नहीं होता है, तो क्या सरकार के लिए कलंक की बात नहीं है ये? देखिए संजय जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, हमारी सरकार में अपराधी जब तक वो खुला घूम रहा है, खुला नहीं घूम रहा, वो उसके ठिकाने के लगाने की प्रयास लगातार है, उसे गिरफ्तार करने के प्रयास है। तो अगर वो गिरफ्तार नहीं हो पाता तो फिर वो ऊपर उड़ जाता है या उसके पैरों में गोली लग जाती है। एसपी के पैर में गोली लगेगी? मणिलाल पाटीदार के पैर में गोली लगेगी? अपराधी एसपी हो या सामान्य अपराधी हो या प्रभावशाली अपराधी, वो अपराधी है। तो पैर में गोली का क्या जादू है? आपके पैर में गोली कैसे लगती है? जितने को सब पैर में आके गोली सीधे एक ही पैर में लग जाती है। वो किसी दिन गिरफ्तार होगा, हमारी पुलिस उसे गिरफ्तार करके हमारी सरकार उसे जेल के शिक्षों मतलब पहले गिरफ्तार करेगी, फिर गोली मारेगी, फिर शिक्षा। मतलब मेरा कहना था अपराधी को गोली लग जाती है, एसपी को गोली लगेगी? वो गायब। मैंने कहा कि एसपी हो या कोई प्रभावशाली हो, अपराधी अपराधी है। उसका मतलब ये नहीं कि एसपी अपराधी है तो उसकी एसपी की काबिलियत है। अपराध अपराध है, अपराध सबके लिए समान है। अपराध अगर उसने किया है तो वो बिल्कुल एक प्रकार से वो अपराधी है और सरकार का बड़ा अपराधी है। मतलब बराला जी, आप मेरठ से आते हैं, आप कह रहे हैं अपराधी को नहीं रखना चाहिए। आपके पड़ोस का जिला है मुजफ्फरनगर। एक उत्तर प्रदेश का एक पुलिस अफसर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता है, 4 महीने 3 महीने जेल में रहता है, और जब जेल से निकल के आता है तो आपके पड़ोस के जिले मुजफ्फरनगर का एसपी बन जाता है। इससे कलंक की, इससे शर्मनाक बात हो सकती है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिलों में स्वच्छ छवि के अफसर भेजो, और मुजफ्फरनगर का एसपी वो बना हुआ है जो भ्रष्टाचार के आरोप में 4 महीने जेल में रह के आया है। और क्या सबूत चाहिए आपको कि आपकी सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है? देखिए संजय जी, मुकदमा पंजीकृत हो जाना और जेल में चले जाना, ये इसका कोई पैमाना अपराधी का नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि जैसे मुकदमा पंजीकृत हुआ और जेल में भी चले गए, लेकिन उसकी जांच में निष्पक्ष रूप से जब आता है निकल करके वो निर्दोष आता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता। क्या पता उसके साथ ऐसी जांच में वो निष्पक्ष आया हो और वो अपराधी ना आया हो, तो उसका ये नहीं पैरामीटर के आप जेल में चले गए या मुकदमा लिखा गया तो आप परमानेंट अपराधी हो गए हैं। बराबर जी, एक सामान्य छवि भी कहलाती है अफसरों की, सामान्य ख्याति भी कहलाई जाती है। आपकी सरकार में सैकड़ों अफसर साइड पोस्टिंग में हैं, आपको जिले में वही अफसर बिठाने को रह जाता है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला गया। सामान्य ख्याति तो यही होगी ना कि ये अफसर भ्रष्टाचार में जेल गया, अब हमारा एसपी है। एक मेरे या आपके या किसी सामान्य आदमी में लगेगा ना, यार ये एसपी, ये तो खुद 3 महीने जेल में होके आए भ्रष्टाचार में, वो भी SC ST में। मेरा कहना यह है कि क्या मुख्यमंत्री को चयन में मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा कौन अपराधी है कौन नहीं है? अगर उनके पास फाइल जा रही है
तो क्या कारण है ऐसे दागी अफसर जिले में तैनात हो जा रहे हैं? नंबर एक बात, आपके कई आईपीएस ने कहा, आरोप लगाया वैभव कृष्णा ने कि ट्रांसफर पोस्टिंग में घूस चल रही है एसपी में। तो वो घूस कहाँ चल रही है, कौन ले रहा था पैसा? ये भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप ब्यूरोक्रेसी आपकी सरकार पर लगा रही है। देखिए, हमारी सरकार में ये कार्रवाई संभव थी। जिन्होंने ये अपराध किया था, जिन पर अपराध ये आए कि इन्होंने घूस लेकर के इनकी पोस्टिंग हुई, आज उनके खिलाफ चार्जशीट भी जारी हुई। डीजीपी तो डायरेक्ट को चलेगा जिनका आरोप थे। चार्जशीट जारी होने के बाद में अभी आप देख रहे होंगे कि अजय पाल शर्मा को कोई पोस्टिंग नहीं मिली, उस पर आरोप लगा था। वैभव कृष्ण को कोई पोस्टिंग नहीं मिली, उस पर आरोप लगा था। तो हमारी सरकार में ये संभव है। और ऐसा नहीं है कि सरकार में कोई किसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई निकाल करके कोई रास्ता दाएं बाएं से चला गया फिर वो वापस आ जाएगा। उसको जगह जहाँ रहनी है वहीं रहेगा। सरकार में हमारी में देर है, अंधेर नहीं हो सकती। वो एक ना एक दिन आएगा जरूर अड़गड़े में। बराला जी, पुलिस कमिश्नरेट नोएडा ने एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें कहा कि 112 जो सेवा है उसने एक व्यक्ति को बचाया क्योंकि वो कोरोना काल में उसकी नौकरी चली गई थी और वो जहर खाने जा रहा था, उसको बचाया। अच्छा काम किया। लेकिन इस घटना ने और सरकारी प्रेसों ने साबित कर दिया कि कोरोना काल में लोगों का इतना बेहाल हो गई है जिंदगी कि वो जहर खा के मरने जा रहे हैं। तो जिस तरफ लोग जहर खा के मर रहे हैं, नौकरियां नहीं है, बेहाल है खाने पे, उस समय आप 5 लाख दिए जला रहे हैं अयोध्या में और काशी में। ठीक है, ईश्वर की स्तुति करना, लेकिन यहाँ गरीब मर रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, और आप लेजर शो लाखों करोड़ों रुपए का कर रहे हैं। गरीब के पैसे पे ये कुछ ज्यादा तीखा प्रहार नहीं है? देखिए, ये कोरोना काल की इस प्रकार की जो शिकायती की बात कर रहे हैं, ये एक आपदा का समय है। उसमें हो सकता है कि कहीं थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन ये कहना बिल्कुल निराधार है कि हमारी सरकार ने अस्पतालों में कोई बेड नहीं है, हमारे डॉक्टर देख नहीं रहे, हमारे डॉक्टर प्रॉपर इलाज कर रहे हैं, हमने बेड की पूरी व्यवस्था कर रखी है, हमने जांच की पूरी व्यवस्था की है। और उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री इतने सख्त हैं इस मामले को लेकर के। आप देख रहे होंगे, आपने लखनऊ में भी देखा कि तत्काल सीएमओ का स्थानांतरण, मेरठ भी देखा तत्काल सीएमओ का स्थानांतरण। अगर कहीं त्रुटि आती है तो वहाँ वो किसी को नहीं बख्शते। जिलाधिकारी मेरठ को इसी कारण से बख्शा नहीं गया, उसका स्थानांतरण किया गया। मैं उन लोगों से जरूर कहना चाहूँगा, अगर इस प्रकार के लोग कदम उठाने के लिए कहीं प्रेरित हो रहे हैं या किसी प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित कोरोना काल से हो रहे हैं, वो बहादुरीता से उसका मुकाबला करें। कोरोना को उसको चुनौती मिले और उसको हर पल क्षण को मस्ती मिले। तो कोरोना का निश्चित रूप से मुकाबला ले लिया है देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने। वो चुनौती में नहीं, और आपके अफसर आपदा को अवसर में बदलते रहे। ड्रग कारपोरेशन की एमडी थी, जो मास्क था वो मास्क 20 गुना दर पे खरीदा गया, पीपी किट में 5 गुना दर पे खरीदी गई, और उनको एक जिले का डीएम बना दिया गया दंडित करने की जगह। एक विपक्ष का आरोप है कि जो ठाकुर जाति होती है उसके अफसर कुछ भी गुनाह कर लें उनको बख्श दिया जाता है। जाति की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस सरकार में तरह तरह के मोर्चे पे ये बात सामने आती है कि जो ठाकुर समाज के अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। देखिए संजय जी, विपक्ष जो है इस समय वो बहुत हताश है। वो हताश का आप उसका देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव में विजय हो रही है। अभी देखिए आप, उपचुनाव हुए तो सबका ये ख्याल था कि भाजपा हार जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री की और सरकार की कार्यशैली को उन्होंने मोहर लगाई है जनता ने, और जनता जनार्दन लोकतंत्र में वो देवी देवताओं के समान है। उन्होंने मोहर लगा करके सरकार को आशीर्वाद दिया, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। तो वो इन बौखलाहट में, वो ऐसे अरल गरल आरोप लगाने में वो जनता की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। उनका आरोप और प्रत्यारोप लगाने में विश्वास है आज। भराला जी, उपचुनाव में आपके मुख्यमंत्री सहित 30 स्टार प्रचारक थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने घर से नहीं निकले थे, आपकी 2.5% वोट कम हुआ, समाजवादी पार्टी का 3% वोट बढ़ा उपचुनाव में, जबकि एक सपा का मुखिया घर से नहीं निकले थे। तो आप ये कहें सीट भले आप जीत गए, लेकिन आपका 2-2.5% वोट कम होना जब आपकी 30 स्टार प्रचारकों की सूची थी, एक खतरनाक संकेत है कि आपकी चाहत में लोगों के प्रति कहीं ना कहीं कमी आ रही है। संगठन सोचता है इस तरह इस विषय। देखिए संजय जी, हमारी जो कार्यशैली संगठन की और पार्टी की है, तो हम लोग सब 30 स्टार प्रचारक नहीं है। हमारे पास तो अब इतने स्टार प्रचारक हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश और सेवा का भाव है, तो वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
तो उनको आप स्टार प्रचारक का नाम दे दो, उन्हें आप कह दें कि सपा के मुखिया घर से नहीं निकले, उसका वहाँ रूप दे दें, उससे कभी नहीं हो सकता है। हम कार्यकर्ता के रूप में, हमारा चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुनील भराला हो, और चाहे हमारा गांव का वार्ड का कार्यकर्ता हो, हम सब कार्यकर्ता हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच में मतभेद है। केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम और सीएम के मतभेद की खबरें आए दिन चर्चा का विषय बनती देखिए, ऐसा है कि जब कोई चर्चा किसी के पास नहीं है तो सब अरलकल चर्चा करते रहते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक पीडब्ल्यूडी के कामों की जांच सीएम करा देते हैं, तो ये तो सीधा सीधा केशव मौर्य जी पे हमला है। पीडब्ल्यूडी की जांच नहीं कराते सीएम हमारे। वो अगर कहीं अफसर भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी में कर रहे हैं तो उन भ्रष्टाचार अफसरों की जांच कराते हैं, और उस जांच के आधार पर कार्रवाई भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो उसको दूसरे चश्मे से नहीं देखना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जांच करवा रहे हैं। भराला जी, वो अफसरों अगर गुणवत्ता नहीं आ रही है सड़क में तो उप मुख्यमंत्री का दोष नहीं होता है, उसमें दोष अफसरों का होता है, और उनके खिलाफ जांच होगी। लेकिन आपको सच पता कैसे चलेगा? मीडिया खबर दिखाती है, आप एफआईआर करती हैं। भराला जी, पिछले 20 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। मायावती जी को बड़ा निष्ठुर माना जाता था, लेकिन मायावती जी के टाइम में पत्रकारों पे एफआईआर नहीं होती थी। आपकी सरकार में पिछले 1 सालों में 50 पत्रकारों पे एफआईआर हो गई, पत्रकारों की हत्या हो गई। जो पत्रकार खबर सही लिखता है उसके खिलाफ जांच एजेंसी लगा दी जाती है, उसके विज्ञापन बंद कर दिए जाते हैं। मीडिया पे हमला आप लोग क्यों करते हैं? आप तो बहुत डेमोक्रेटिक लोग थे, आप तो बहुत डेमोक्रेसी की बात करते थे। उत्तर प्रदेश में मीडिया के लिए आपातकाल आ गया है, नमक के संग रोटी वाली खबर दिखाई, पत्रकार को जेल हो गई। ये मीडिया के संग आपकी ऐसी लड़ाइयाँ क्यों शुरू हो गई हैं? नहीं, कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमारी सरकार ने ही, अगर किसी पत्रकार के साथ कोई पीड़ा होती है, कोई समस्या होती है, या उसके कोई ट्रेजिडी में कोई हत्या हो जाती है, तो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री तत्काल उसको संज्ञान लेते हैं। उसको जो धनराशि, मुआवजा राशि, उसमें कभी वो चूक नहीं करते हैं किसी प्रकार की। उसके परिवार को नौकरी देने से भी नहीं छूटते हैं वो। बराला जी, पिछली सरकार में जितने पत्रकार मरे सबके परिवार को 20 लाख रुपए दिए गए। आपकी सरकार में बहुत रोते पीटते हैं तो 5 लाख रुपए मिले। तो सारा पैसा क्या पत्रकारों के लिए ही है, आपको रोकने के लिए? नहीं, 5 लाख रुपए कहना बिल्कुल गलत बात है। अभी तो मरने पे उनके परिवार को 20 लाख रुपए देती है। वो क्या परिस्थिति है, कई बार 20 लाख भी देती है, कई आपकी बार सरकार नहीं देती। पता नहीं क्यों कंजूसी मीडिया के लिए। देखिए, ऐसा कि मीडिया के लिए हमारी बहुत सहानुभूति है, हमारी सरकार की बहुत सहानुभूति है, और हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री खुद मीडिया के लिए अभी आदेश जारी किया कि अगर किसी मीडिया बंधु को या किसी को परेशान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जारी किया उन्होंने आदेश। तो जब जब कुछ उन्हें लगता है कि मीडिया के साथ कोई परेशानी हो रही है, तब तक मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं, और संज्ञान लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। बराला जी, आप ऐसे नेता हैं जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और ब्राह्मण समुदाय आपकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देखता भी है। परशुराम परिषद आपको संरक्षक मानती है, आप उसको लगातार, आपने कुंभ के मेले में पहली बार परशुराम परिषद के लिए बहुत बड़ा स्टार लगाया, तो ब्राह्मणों का एक सम्मान है आपके प्रति। इस सरकार में ब्राह्मणों का जितना उत्पीड़न हुआ उतना पिछले लंबे समय से नहीं हुआ, तो आप खामोश क्यों हैं? देखिए, हम कभी खामोश नहीं रहे। हमारी सरकार में ही, और हमने स्वयं भी, प्रतापगढ़ में 5 ब्राह्मण लड़कों की हत्या हुई थी, और हमने उसको स्वयं उठाया था। हमारे मुख्यमंत्री ने तत्काल उस पर कार्रवाई की थी, हमने पत्र लिखा था, तत्काल उस पर एक्शन हुआ था। हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने तत्काल उस पर एक्शन लिया था, और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमसे दूरभाष पर बात करके और कहा कि इस घटना को जो दिखाया जा रहा है ये किस प्रकार से है, मैं कहा ये बिल्कुल निराधार गलत है और घटना सही है, तो उन्होंने उस पर एक्शन लिया। तो मुख्यमंत्री कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, और वो खास करके स्वयं में ही महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, उनके प्रति और भी एक आकर्षण का केंद्र है। और ब्राह्मणों के प्रति तो खुद आकर्षित इसलिए भी रहते हैं क्योंकि वो संत की भूमिका में और महामंडलेश्वर की भूमिका में है, और उत्तर प्रदेश के राजा और मुख्यमंत्री की भूमिका में है। तो ये जो सब विपक्षी इस बात को कह करके ब्राह्मणों को जो बरगलाने की कोशिश की जा रही है, वो हम उनके लिए खुद रहते हैं, समर्पित हैं, और उन समाज के अंदर हम जन्मे हैं, तो हमें उनकी भी चिंता की आवश्यकता है। हम सारे हिंदू समाज की बात करने वाली पार्टी है। प्रतापगढ़ में आपने जिस घटना का जिक्र किया उसमें आपके श्रम मंत्री ने हत्यारों के पक्ष में बयान दिया था,
मंत्रिमंडल में कैसे बचे रह गए? 5 ब्राह्मणों की हत्या के बाद में आपका श्रम मंत्री खुलेआम हत्यारों के समर्थन में आता है। ब्रजेश पाठक विरोध में आए थे, आप विरोध में आए थे, तब कार्रवाई हुई। लेकिन श्रम मंत्री जो 5 ब्राह्मणों के हत्यारों को समर्थन कर रहा है, फिर वो मंत्रिमंडल में कैसे बचा रह गया? देखिए, उस पर बिल्कुल जो आरोप हमारे श्रम कैबिनेट मंत्री पर लगाए जा रहे थे, वो अखबारों के और समाचार पत्रों के माध्यम से और तोड़ मरोड़ कर खबर को प्रकाशित किया जा रहा था। हमारी खुद डायरेक्ट उनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। और मेरे तो मतदाता, अधिकतर ब्राह्मणों ने मुझे एक दौर से, मेरे कार्यकर्ता, मतदाता सबने सपोर्ट किया। वो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, लेकिन ये लोगों ने उसको कुछ तोड़ मरोड़ के उनकी राजनीतिक और उनको विवादित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। बराला जी, विकास दुबे अपराधिता किसी की सिंपैथी नहीं है, लेकिन अमर की नवविवाहिता पत्नी खुशी 3 दिन हुए थे शादी को, जेल में है। पुलिस के बड़े अफसरों ने कहा छोड़ रहे हैं, महीनों बीत गए। जो लड़की 3 दिन पहले आई थी घर में, वो आज जेल में है। कसूर क्या है कोई बताने को तैयार नहीं। कम से कम आप तो एक ब्राह्मण लड़की की मदद करनी चाहिए, आपको तो बात उठानी चाहिए कि क्यों एक ब्राह्मण लड़की जेल में है, जिसका पति इंटर का स्टूडेंट था, 3 दिन पहले शादी होकर आई थी, वो किस अपराध में जेल में है? ये आपने संज्ञान में लाया, हमें जानकारी भी नहीं थी कि वो जेल में है। आज आपने बताया, हम इसकी जानकारी करेंगे। अगर वो निर्दोष है तो हम बिल्कुल बात करेंगे, मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे और प्रमुख सचिव से ही बात करेंगे। राजनीति की बातों से हटके कुछ ऐसी बातें आप कर देते हैं जिनका ना सिर होता ना पैर होता है। आपने कह दी पराली जलाने से प्रदूषण नहीं फैलता, मतलब पराली जलाओ प्रदूषण, पूरी दुनिया पराली के पीछे पड़ी है और आप एक नई थ्योरी निकाल रहा है कि पराली से प्रदूषण नहीं होगा। ये कहाँ से थ्योरी आ रही है? वो हमने गत वर्ष बात कही थी और हमने ये कहा था कि जो किसानों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और पूरा सिस्टम किसानों के विरुद्ध चल रहा है, वो बिल्कुल गलत है। मैं आज भी कह रहा हूँ उस बात को कि जो किसान पराली जलाता है, उस पराली को जलाने की परंपरा आदि काल से थी। मैं 30 वर्ष पहले, मैं एक किसान परिवार का बच्चा हूँ, मैंने खुद किसानी का काम किया है और मैंने देखा है कि जब वो किसान की जो पराली जलती है उसमें सफ़ेद धुआं निकलता है, उससे इंद्र देवता खुश हो जाते हैं, बारिश कर देते हैं। उसमें धुआं, जब वो, जहाँ आप पराली के धुएं से प्रदूषण मानते हैं और उस प्रदूषण से आप कहते हैं कि मृत्यु हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, उसमें प्रदूषण नहीं है। और उसको सिद्ध करके भी दिखाया था सुदर्शन न्यूज चैनल के द्वारा, जो वैज्ञानिक बैठा करके, पूछ लीजिएगा आप चौहान साहब से इस बात को। उस पराली में हमने ये कहा था कि जो ये बरसात टंकियों का पानी और इसकी बौछारें करवा रहे थे, कि हमने कहा कि ये जनता का और गरीबों का पैसा वेस्टेज जा रहा है। ये तो सब भगवान श्री इंद्रदेव जी जब बरसेंगे, वो सारा जितनी भी जमी हुई है छाई, प्रदूषण, बरसात होगी तो वो अपना आप दब जाता है। आपने कहा था पराली जलेगी, वो धुएं से इंद्र देवता खुश होंगे, इंद्र देवता बारिश कर देंगे। आपकी थ्योरी थी पराली जलाओ, सफेद धुआं निकलेगा, इंद्र देवता खुश होंगे और बारिश कर देंगे। आपकी मूलभूत थ्योरी का भाव ये था। तो ये आप 21वीं सदी में कहाँ से आप पराली जला के इंद्र देवता प्रकट कर देते हैं, इंद्र देवता बारिश कर देते हैं? हम वैज्ञानिक युग में जा रहे हैं, आप पराली से इंद्र देवता प्रकट कर देते हैं। वो किसी ने गलत बात प्रचलित की गई है। बात ये नहीं थी, हमने कहा था कि हमारी जो परंपरा है, सनातनी परंपरा है, हमारी धर्म और आस्था हमारी यज्ञ में है, हवन में है। तो जब कभी बारिश नहीं पड़ती थी, आज भी है ये परंपरा, अगर सूखा पड़ता है या ज़्यादा बरसात होती है या ज़्यादा कुछ आपदा आती है, तो हम लोग गांवों के अंदर, शहरों के अंदर यज्ञ के आयोजन करते हैं और उन यज्ञ की जो हो जाती है ज्वाला जो जाती है, हाँ, वो उसको शुद्ध करती है और वो शुद्धि करने के साथ साथ में इंद्रदेव भी खुश होते हैं और इंद्रदेव जब खुश होते हैं तो बरसात होती है। मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूं, बरसात होती है तो आपका भाव यही है। तो ये परंपरा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आज भी अगर कोई संकट आता है तो सबसे पहले हम यज्ञ करते हैं, इस बात पर अड़ी। हाँ, मतलब प्रदूषण आए तो आप यज्ञ करिए, यज्ञ करके इंद्र देवता खुश हो जाएंगे, पराली आप जलाते रहिए, भाव यही है आपका। पराली को बना करके निशाना किसानों का जो उत्पीड़न है वो बिल्कुल गलत है।
किसान आज तो भी बेचारे आपके 5 दिन से लाठी खा रहे हैं, पानी की बौछार नहीं, खा रहे हैं। किसान आपकी सरकार किसानों को सुन किसानों नहीं के रही है। साथ जो अन्नदाता के साथ जो बरगलाने का काम कर रहे हैं एक राजनीतिक पार्टी, वो बिल्कुल निराधार है किसानों के लिए। जो आंदोलन करे वो आपकी नज़र में आतंकवादी है। अगर जेएनयू में आतंक होगा तो वो टुकड़े टुकड़े गएंगे, कश्मीर में 4 नेता बैठ जाएंगे तो गुपकार गएंगे, यहाँ पे आंदोलन होगा तो खालिस्तानी है। जो सरकार की नीतियों के विरोध करे वो या तो पाकिस्तानी है, या देशद्रोही है, या खालिस्तानी है। अगर आपकी नीतियों का विरोध करना देशद्रोह का सर्टिफिकेट ले रहा है। संजय जी, मैं आपको बता दूंगा कि हमारी सरकार ने ही किसानों के हित में सबसे पहले तत्कालिक, हमारी सरकार जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश में चल रही थी, आपने देखा होगा जब किसान ट्रैक्टर खरीद करके लाता था तो किसान को ब्याज देना पड़ता था 4 गुना, और अपनी जमीन उस ट्रैक्टर की कीमत की उसकी 4-6 गुना जमीन मॉर्गेज करनी पड़ती थी जब वो ट्रैक्टर आता था निकल करके किसान का। और जब कार लेने जाता था व्यापारी तो वो कार की कीमत का अपनी जमा करता था और उसको लेके चलाया करता था, और उसको ब्याज भी कम दर पे मिलता था। हमारी सरकार ने इसको तोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धेय उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश के अंदर जितनी वाहन की लागत होगी, किसान के यंत्र की लागत होगी, उतनी ही जमीन मॉर्गेज करनी पड़ेगी, और उतनी ही जमीन मॉर्गेज करने पर किसान को ट्रैक्टर मिलने लगा था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ही, उन्होंने सबसे पहले कुर्सी पे बैठते ही 38,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था, और हमारी सरकार ने ही किसानों के हित में देश के अंदर जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको लागू किया था। और भराला जी, अब इस स्टेज में ले आ गए आप लोग कि किसान ट्रैक्टर खरीदने लायक स्थिति में नहीं बचा। आप आंकड़े निकलवा के देखिएगा, पिछले 5 सालों में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने की दर कितनी कम होती चली गई। खैर, मैं दूसरी बात नहीं संजय जी, इस पर मैं बताऊंगा आपको, इसका पूरा ज्ञान नहीं है। आज ट्रैक्टर उसके उसके घेर में खड़ा हुआ है, आज वो कार और मर्सिडीज खरीद रहा है किसान। मतलब किसान मर्सिडीज खरीद रहा है? हाँ बिल्कुल खरीद। किसान पे खाने के पैसे नहीं है भराला जी, जीना आप हाल बेहाल हो गया। आप जाइए फरीदाबाद में, आप देखिए किसान के परिवार को, गुड़गांव में, मेरठ में आप देखिए किसान। ऐसा नहीं है, जहाँ किसान करने वाले हैं, परिश्रमी है, पराक्रमी है, और वो नई नई खेती का जो निर्माण कर रहा है अपने यहाँ और फसलें ले रहा है कहीं कहीं, तो आज किसान खुशहाल, उसके मामले से किसान पीछे नहीं है। खैर, आप एक और बढ़िया बयान देके चर्चा में आए थे। एक परिवार है, वो परिवार क्या नाम रखे अपने बच्चों का ये उसका निजी मामला है। शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने अपनी बेटी का नाम सोनाक्षी रखा, लव कुश, परिवार का नाम रामायण, घर का नाम रामायण। सोनाक्षी सिन्हा को लेकर आपने इतना कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया। अगर उसको नहीं पता संजीवनी बूटी कौन लाए थे तो इसमें आपको क्या परेशानी है? आपके उनके पूरे परिवार पे आक्षेप लगाने लगते हैं। हमने पूरे परिवार में नहीं, हमने ये कहा था केवल कि जो बॉलीवुड के लोग हैं और वो अपने धर्म का अपने उसमें उपयोग करते हैं, नाट्य में उपयोग करते हैं, अपनी फिल्मों में उपयोग करते हैं, तो उसके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। केवल धन के पीछे ही भागने से काम नहीं चलेगा। हमारी हिंदू संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति के, हम भगवान श्री राम के हमारे आराध्य हैं, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, तो हमने उनके भरत जी के बारे में या शत्रुघ्न जी के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। और उसे अगर अमिताभ बच्चन जी ये पूछ रहे हैं उस पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में, और उससे पूछा कि संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था, और आपके पिता का नाम भी शत्रुघ्न जी है, तो कम से कम ये तो बता देते हैं। आपको पता है कि आपने सोनाक्षी सिन्हा के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? हमने कोई अपशब्द नहीं बोला था। क्या बोला था आपने? हमने कहा था कि धन के पीछे लगे रहते हैं, धन पशु, धन पशु के रूप में माने जाते हैं। किसी के परिवार की बच्ची आप उसको धन पशु कह देंगे, उसको संजीवनी बूटी याद नहीं आई, किसी को याद नहीं, तो उसको ज्ञान होना चाहिए। आप कह देंगे कि 3-3 बच्चे पैदा करो, मतलब ये क्या बात है? देखिए, पूरी दुनिया परिवार नियोजन पे, और सुनील भराला जी का बयान है कि हिंदू लोग 3-3 बच्चे पैदा करो। संजय जी, ये परिस्थिति है, आज देश बूढ़ा हो जाएगा, और जो हिंदुत्व की खुद कानून बनने से पहले अपने आप पे कानून लागू कर रखा है। आज हमारे हिंदू परिवारों के बच्चे जो लड़के हैं वो एक बच्चा पैदा करता है बस, केवल दूसरे की तो सोचता भी नहीं है। और अब ऐसे भी परिवार है कि एक बच्चा पैदा करने में बहुत विलंब कर रहे हैं, तो उससे आप देखना कि उसका बुरा असर क्या पड़ने वाला है। अच्छा, तो हमने ये कहा कि हमें अपने, और कुछ परिवार ऐसे हैं कि जो 10-10 बच्चे बनाते हैं। कौन? एक
समुदाय के लोग। बताइए ना, नाम लीजिए ना। आपको तो समुदाय। आपका तो मास्टर स्ट्रोक है। अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो आपको तो काम नहीं चलेगा। आपकी तो सारी मास्टरी इसी में है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ हाँ। कि एक समुदाय के 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। एक आपके समुदाय प्रधानमंत्री के 7-8 भाई हैं। नहीं, हम हिंदू, वो था एक काल था, हम भी 5 भाई बहन हैं जी। तो एक काल था, वो हमारे पिता श्री हर 8 भाई बहन थे, तो ये एक काल था। हाँ, तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर मुसलमान के 6 बच्चे हैं तो हिंदू के भी 4 बच्चे होने चाहिए, मतलब भाव यही है ना आपका? हमारा ये है कि देश के अंदर एक कानून बने और वो कानून ऐसा बने कि जहां उसमें एक किसी को भी परेशानी ना हो, यानी कि हम 2 और हम 2 हमारे हम 5 तो मतलब 5 बच्चे या 3? हम 2 और हम 5, मतलब 3 बच्चे होने चाहिए। 3 बच्चे और भाव यही है जो आपके मन में आ गया कि वो दूसरे समुदाय के। आप लोग ये हिंदू मुसलमान का गेम कहाँ से लाते हैं? आपकी जड़ें जो है ना वो केवल सारा खेल अटकता है कि मुसलमान आ जाए और आपके कोरोना में ना मिले, नौकरी ना मिले, बेरोजगारी हो जाए, सब काम आपका हिंदू मुसलमान पे आके ठीक जाता है। दरअसल क्या है कि देश में एक हमारी पार्टी ऐसी है कि जो स्पष्ट बोलती है और स्पष्ट कहती है। अगर कोई स्पष्ट अगर बात कही जाएगी तो वो कुछ कड़वी भी लगेगी लोगों को, उस पर विरोध होता है। तो हमारा कहना यह है कि जब इस देश के अंदर कि आज 138 करोड़ की पॉपुलेशन होने जा रही है, संसाधनों का पूर्ति करने के लिए सरकार और सामाजिक संगठन लगे रहते हैं, तब भी आप कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो? नहीं, आज वर्तमान की परिस्थिति बन जाएगी, हमारे तो एक कर रहे हैं, हम हिंदू समाज एक बच्चे पे उतर आया है। बात आप सुनील जी, समस्या ये है, आप धर्म का कार्ड भी बड़े आसानी से खेल लेते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, लेकिन जहां जहां आपकी राज्यों में सरकारें हैं वहां पे बीफ खुलेआम मिलता है। मैं अभी गोवा होके आया, बोर्ड लगे होते हैं, बीफ के कबाब मिलते हैं। तो जब आप गाय की बात करेंगे, आपके राज्य जहां पे वहां पे बीफ मिलेगा, साउथ में चले जाइए वहां बीफ की पार्टी होगी। दोहरे मापदंड क्यों? संसद में अपने मतलब के अध्यादेश रातों रात बन जाते हैं। आपकी सरकार को आए हुए आज दूसरे टर्म में प्रधानमंत्री जी का, क्यों नहीं आप केंद्र पास कर पाया कि गौ अपराध होगा, गौ हत्या अपराध होगा इस देश में? देखिए संजय जी, उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं इस समय, और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने आने के बाद प्रथम दिन से ही गौ हत्या पर कैसे प्रतिबंध किया। आज कैसा राज है, आज राम राज देखने को मिलता है। मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ प्रदेश में। आप देखो आज गाय मिलती हैं चलती हुई, जब जाते हैं सड़कों पे को आप जाते हैं तो कहीं घूमती हुई, खेतों में घूमती हुई, खेतों में किसान बेहाल है, जानवर सब घुसे जा रहे हैं। नहीं, वो भी विपक्षियों ने मुद्दा बनाया। गाय को देख करके तो खुशी होती है, गाय का धन दिखता है तो खुशी आती है। सड़कों पे बेसहारा घूमती रहती है। सड़कों पे कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर सारे ब्लॉक स्तर पर गौशाला के निर्माण किए गए और वे बन करके गौशाला उसमें रह रही है, गाय वहां रहने के स्थान मिले। कोई सोच सकता था क्या उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक, मतलब हर ब्लॉक के अंदर एक गौशाला बनाई गई, उसमें गौ रखी जा रही है, गौ सेवक उसमें अपना सेवा कर रहे हैं। हम लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपनी संस्कृति को खत्म ना हो जाए उसकी चिंता भाजपा करती है। विषय है कि भराला जी को फायर ब्रांड राजनीति करनी है। आप गए और आपने कह दिया कि राजा भैया गुंडा है, गुंडे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बताऊं आपको मैं, ब्राह्मणों में बड़ा अच्छा संदेश किया। हमारे ब्राह्मणों में लगा एक ब्राह्मण नेता ऐसा है जिस समय ये बोलबाला चल रहा है कि क्षत्रियों का साम्राज्य है, एक ब्राह्मण नेता है जिसने खुलेआम कहा कि राजा भैया गुंडा है, राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईमानदारी से बताइए, आपकी पार्टी में तो भयंकर बवाल मच गया था, तो आपकी क्लास लगी थी इस बात पे? देखिए हमारी पार्टी में यही तो स्वतंत्रता भी है, और हमारी पार्टी इस बात को खूब मूल्यांकन करने वाले संगठन में लोग बैठे हुए हैं, ऊपर सब लोग। हमारी सरकार के हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, विधायक जब विजय मिश्रा आपराधिक रूप में आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। हमने कहा, हम प्रतापगढ़ के कुंडा और बाबागंज के प्रभारी विधानसभा के रूप में जब कार्यकर्ताओं के बीच में कहा तो लोगों ने कहा कि यहाँ अराजकता गुंडागर्दी करते हैं। तो हमने कहा कि चाहे वो राजा भैया हो चाहे विजय मिश्रा हो, सबको दंड मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी किसी को बकसते नहीं, अपराधी अपराधी है, उसमें किसी पे नहीं है। तो आप अभी मानते ना राजा भैया अपराधी है? नहीं, हम बिल्कुल, अगर कोई अपराध करेगा तो चाहे वो राजा भैया हो चाहे विजय मिश्रा गिरफ्तार हुआ है वो भी।
नहीं, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा हमने। आप बार बार दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं? हम अभी अभी दोनों राजा को भैया की नहीं, बात कर रहे हैं, हम- हमने मान लिया हाँ। विजय मिश्रा को जेल भेज दिया। अभी हम बात राजा भैया, दोनों- आप जब राजा भैया की कह रहे हैं तो आप बैकफुट पे आके विजय मिश्रा को संग में जोड़ रहे हैं। अकेले राजा भैया का नाम लेने क्यों डर रहे हैं आप? नहीं, हमने स्पष्ट रूप से कहा है, मैं इससे पीछे नहीं हट रहा हूं कि अगर कोई अपराध वहां कार्यकर्ताओं की बात को उठाया गया, अगर कार्यकर्ताओं का कहीं किसी प्रकार को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, चाहे वहां उस विधानसभा से राजा भैया विधायक है, और हम उसका ये नहीं है कि हम उस बात को उसका विरोध करेंगे, लेकिन हाँ, अपराध अगर वो करेगा तो वो भी शिक्षों के पीछे। आपकी लाइन थी राजा भैया अपराधी है, इसका घर भी ढाया जाना चाहिए। आप बैकफुट पे क्यों आ गए? आज की तारीख में आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि राजा भैया का जो बयान दिया था कि राजा भैया अपराधी है, इसका घर भी ढाया जाना चाहिए, सुनील भराला आज भी उसी स्टैंड पर कायम रहते हैं? ये आप क्यों नहीं कह रहे हैं? आप क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, प्रेशर पड़ा आपके ऊपर? नहीं, कोई प्रेशर तो ये पड़ा कि राजा भैया के मुख्यमंत्री के संबंध अच्छे हैं, कई फोटो वोटो भी आते रहते हैं। नहीं, वो ये बात कोई बिल्कुल निराधार है, कोई प्रेशर नहीं है, ना उन्होंने हमसे कुछ कहा है, और उन्होंने हमें शाबाशी दी है। एक बयान में शाबाशी दी है, बिल्कुल आपने उन्होंने कहा कहा राजा भैया अपराधी है, मुख्यमंत्री ने कहा शाबाश सुनील भराला, आपने सही बात की। देखिए, नहीं, उन्होंने कहा कि स्पष्ट बोलने में वो कभी भी नहीं, किसी को भी वो डिमोरलाइज नहीं करते। अगर कोई स्पष्ट बोलता है, सच्चाई करता है, तो वो हमेशा साथ है, रहते हैं उस बात पर। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कोई अपराधी। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो इस बात को तोड़ मोड़ के बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा भैया पर दर्जनों मुकदमे थे, वो एक अपराधी की श्रेणी में विधायक है, उसका एक सम्मान दूसरा है, लेकिन वो अपराधी अपराधी ही रहेगा। मैं उस बात को आज भी कह रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं उस पर बैकफुट पर हूँ। अच्छा, मैं बैकफुट पर कभी जाता हूँ। अच्छा, कभी राजा भैया आपकी पार्टी में आने की बात करें तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, पार्टी में वो स्वच्छ हो जाएंगे, आपके यहाँ कोई अपराधी आता है तो गंगा जल में एकदम आया छिड़क दिया जाता है, पवित्र हो जाता है वो भाजपा में आके। देखिए, तो राजा भैया आपके आ जाएंगे, एकदम पवित्र हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो स्वच्छ हो जाता है। उसको अपने आचरण, अपने भ्रष्टाचार के कारनामे, अपने अपराध करने के जो उसके तरीके उसे खत्म करके अगर वो भाजपा में आते हैं, तो भाजपा ऐसे नहीं कि भाजपा किसी को आकर के यहाँ कोई, आज आप देखते थे कि जो बसपा और सपा में अराजकता करते थे, आज हमारे यहाँ कोई सुनने को मिल रही है क्या? उत्तर प्रदेश में आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, एकदम अराजकता नहीं है, बस केवल आपके पड़ोस में सहारनपुर का एमपी एसपी के घर में घुसता है, मारपीट कराता है। नहीं, ज्यादा एमपी हमारा कैडर का था, और कोई उसने अराजकता नहीं की थी। एसपी घर में उसने मारपीट कर दी? नहीं, मारपीट भी नहीं की। उसकी जो अभद्र व्यवहार था उसका अधिकारी का, उसके लिए उसे लोकतंत्र में उसे जनता को लीड करना पड़ता है, और जब जनता को लीड करता है कोई भी जनप्रतिनिधि, और उसकी जनता के साथ अगर छेड़छाड़ होती है और उसके साथ अगर कोई अत्याचार होता है और वो बिल्कुल गलत तरीके से उसे थाने में बैठाया जाता है, तो बंद किया जाता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसके मारपीट की हो, उसको कहा कि बिल्कुल नैतिकता के आधार पर। उसके घर पे घुसा, उसकी पत्नी छुप गई, रोई, तो आप क्या अगर पब्लिक एजिटेशन कर रही है या आंदोलन कर रही है पब्लिक, तो उस आंदोलन को आप मारपीट कह रहे हैं। आंदोलन करना अधिकार है। एसपी गलत था सहारनपुर का। अगर एसपी ने कहीं ना कहीं त्रुटि की थी तो सड़कों पे क्यों आई पब्लिक? अच्छा, उसने त्रुटि करी थी, इनाम में तुरंत उसको नोएडा का एसपी बना दिया गया। ये क्या तरीका? ऐसा ये नहीं होता कि उसको वहां से हटा करके वहां बना दिया गया है। उसको वहां जनता में उसके खिलाफ माहौल था, जनता वहां उससे नाराज थी, तो उसको वहां से हटाना डीजीपी की जिम्मेदारी। अच्छा, आखिरी सवाल भराला जी, आप भी मान गए थे कि नौकरशाही हावी है सरकार में, तो आप क्या सुझाव देंगे संगठन के? चूंकि आप संघ में मोहन भागवत जी से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर अमित शाह जी तक आपके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। संघ में मुझे लगता है शायद बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी पैठ इतनी ज़्यादा है। आप हर फील्ड में संघ के जुड़े रहे हैं। जो ये सामंजस्य की कमी आ रही है, या मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या देखें, नौकरशाही हावी हो रही है, इसके उपचार की आप संगठन के रूप में क्या सलाह देंगे संगठन को, और क्या सलाह देंगे मुख्यमंत्री को? आप देखिए, हमें संगठन में और सरकार को सलाह देने का काम मेरा नहीं है। हमारे यहाँ संगठन में शीर्ष लोग बैठे हुए हैं, वो सारी चीज़ देखते हैं। पार्टी हमारे यहाँ बहुत सामूहिक विचार करती है। प्रदेश में हमारे संगठन मंत्री बैठे हैं, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, प्रदेश में तमाम लोग हमारे देखने वाले बैठे हैं। मेरे पास जिम्मेदारी श्रम कल्याण परिषद श्रमिकों की है उत्तर प्रदेश में, और जिसको सुनील भराला को जिम्मेदारी मिलती है, मैं उसका अक्षर से पालन करता हूँ। मैंने 1965 के एक्ट के बाद, आप पूछ के देख लीजिए हमारे प्रमुख सचिव से, अपर मुख्य सचिव श्रम से, या हमारे उत्तर प्रदेश के किसी भी श्रम अधिकारी से,
1965 एक्ट बनने के बाद श्रम कल्याण परिषद उसकी मंडलीय समीक्षा बैठक और कार्यालय तक नहीं खोल पाई थी। और सरकारें भाजपा सरकार में उसके कार्यालय से लेकर के और क्रियान्वयन तक और 3 योजनाओं का लोकार्पण से लेकर के तमाम इतने कार्य इस छोटे से अल्प समय में किए गए हैं, तो मुझे उसकी जानकारी है। जहां संगठन और सरकार को चलाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, सरकार का पूरा मंत्रिमंडल है, मैं एक बोर्ड का अध्यक्ष हूं और उस बोर्ड को मैं बहुत ही अक्षर से और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से और गरीबों की जो श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके घर तक भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में उनके घर तक और उनके कल्याण के लिए मैं उन योजनाओं को पहुंचा करके रहूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत सुनील भराला जी। तो ये सुनील भराला जी थे, आपको पसंद आया होगा इनका 5 ब्रांड तेवर, और इन्हीं तेवरों की वजह से लखनऊ से दिल्ली तक इनकी पार्टी में भी हड़कंप मचा रहता है। मुझे उम्मीद है कि भराला जी की ये बेबाक टिप्पणियां, ये बेबाक राजनीति की शैली कायम रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।